जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से बीएड, डीएलएड और टेट से संबंधित जो क्लास चलाते हैं हम उसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं समकालीन भारत और शिक्षा में। जो आज का टॉपिक रहने वाला वो होगा आपका संविधान में शिक्षा के प्रावधान। यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा के अंतर्गत संविधान में शिक्षा के प्रावधान पढ़ेंगे हम। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका बीएड, डीएलएड और टेट सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख सूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुसार 3 प्रमुख सूचियां होती हैं। नंबर 1 होती है आपकी संघीय सूची। संघीय सूची जो है केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। और राज्य सूची है प्रांतीय सूची। जो भी चीजें राज्य प्रांतीय यानी स्टेट लिस्ट में आती हैं उन्हें राज्य सरकार जो है संचालित करती है। और उसके बाद आती है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जो है मिलकर उसे चलाती हैं या उसको लिए निर्णय लेती हैं। तो वो चीजें कहाँ आती हैं? समवर्ती सूची में। तो ऐसे ही आपका आता है शिक्षा। शिक्षा जो आती है आपकी समवर्ती सूची में आती है, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर जो है शिक्षा के लिए निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो किसी भी शिक्षा संबंधित कानून, नियम और उसमें सुधार के लिए जो है राज्य और केंद्र दोनों ही शामिल होते हैं। तो उसको जो है हम समवर्ती सूची में रखते हैं। तो शिक्षा कौन सी सूची के अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो ये आती है आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब आता है आपका प्रावधान नंबर 1। शिक्षा से संबंधित प्रावधान जो है सबसे पहला आपका शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A के तहत आता है। मैं यहाँ पर थोड़ी इनकी व्याख्या करूंगा, उसके अलावा जो है आपको यहाँ से थ्योरी देख लेनी है। तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के तहत राज्य में 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जोर देता है, जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद आपका आता है अगला जो आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 30। इसमें जो है आपका अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की बात की गई है आर्टिकल 30 में, जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। तो इस आर्टिकल को 2 भागों में आता है। नंबर 1 आपका आता है आर्टिकल नंबर 30 का ए। 30 के ए में जो है अल्पसंख्यक समुदाय, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि आपके मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, जो जो संख्या में कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय क्या कर सकते हैं? अपनी कोई संस्था खोल सकते हैं, उस संस्था का प्रशासन स्वयं कर सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल नंबर 30। और अल्पसंख्यकों के बारे में आर्टिकल नंबर 30B कहता है कि कोई भी संस्थान जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो है या संस्कृति के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में जो है किसी भी शैक्षिक संस्थान में को अनुदान देने में जो है भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि उसे जो ग्रांट देंगे या सरकारी जो सहायता होती है जिसे अनुदान बोलते हैं, तो वो जो है किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान को आर्टिकल नंबर 30B के तहत दी जानी अनिवार्य है। यानी कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसके बाद आती है आपकी भाषागत सुरक्षा। भाषागत सुरक्षा में आर्टिकल नंबर 29 आता है। इसे अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण भी कहा जाता है। इसमें आर्टिकल नंबर 29A में क्या लिखा गया है? इसके तहत हमारे भारतीय संविधान में यह अधिकार प्राप्त कराता है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय या वर्ग अपनी क्षेत्रीय भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। यानी जो भी उसकी भाषा है, उसकी लिपि है या उसकी संस्कृति है, उसे वो सुरक्षित रख सकता है। जैसे कि मुस्लिमों की होती है उर्दू या अरबी, तो वो जो है उसे सुरक्षित रख सकता है। या उनकी जो भी संस्कृति है उसे जो है वो सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल नंबर 29 उन्हें स्वतंत्रता देता है। यानी यह प्रावधान आर्टिकल 29 में ए में दिया है। और 29B में क्या दिया गया है? आप किसी भी बालक को या किसी भी मनुष्य को उसके अनुसार केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश देने से नहीं रोक सकते। यानी किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में यदि वो सरकारी संस्था है, यानी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो उस शैक्षणिक संस्था में आप उसको प्रवेश देने से उसकी जाति, धर्म, भाषा के आधार पर आप नहीं रोक सकते। आर्टिकल नंबर 29B कहता है। कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 45 यानी ST, SC, OBC हेतु शिक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 15 कहता है इस धारा के अनुसार राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष शिक्षा का उपलब्ध बनाने में अनुमति देता है। यानी कोई भी राज्य जो है कमजोर और जो निम्न वर्ग के लोग हैं ST, SC, OBC के अंतर्गत जो है इसमें क्या होता है कि जो इनकी शिक्षा का विकास करने के लिए जो है राज्य को विशेष सुविधाएं देनी होती हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 17। इस अनुच्छेद के अनुसार
अस्पृश्यता का अंत करना या छुआछूत का उन्मूलन की घोषणा की जाती है। यानी कि आर्टिकल नंबर 17 कहता है आप किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं कर सकते, यानी अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत को का उन्मूलन यानी छुआछूत को खत्म करने की वकालत करता है आर्टिकल नंबर 17। और आर्टिकल नंबर 45 इस धारा के तहत हमारी संघीय सरकार के पास यह अधिकार प्राप्त होता है कि हमारी कमजोर वर्ग और उसकी सामाजिक एवं शैक्षिक विकास की जिम्मेदारी राज्यों की के विविध होती है, यानी राज्य के विधान में होती है कि वो जो है कमजोर वर्गों की जो है शिक्षा का विकास कर सके। आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक शिक्षा आर्टिकल नंबर 45 के तहत राज्य द्वारा प्रारंभिक अवस्था में छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा के उपबंधन कराने का प्रयास किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य विविध आंगनबाड़ियों का गठन करता है। तो प्रारंभिक शिक्षा का जो दामोदर है, मतलब कि जो उसकी जरूरत है वो जो है राज्य पूरी करेगा। आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का उत्तरदायित्व जो है राज्य का होता है। अभिभावकों के कर्तव्य जो है यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर 42वें संशोधन में सन 1976 द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 45A इसके तहत अभिभावकों को संरक्षक का कर्तव्य होता है कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आयु वाले बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान कराएं। यह धारा सन 2020 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो अभिभावकों के कर्तव्य 45A के अंतर्गत आते हैं कि सभी को जो है बच्चों को जो है शिक्षा के अवसर प्रदान कराना माता पिता का या जो संरक्षक है उसका उत्तरदायित्व है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षकता, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, यानी आप किसी भी धर्म की वकालत नहीं करेंगे कि ये धर्म अच्छा है ये धर्म बुरा है, या किसी धर्म को हम प्रमोट नहीं कर सकते। भारत के संविधान के अनुसार तो सबको समान और स्वतंत्रता दी गई है, समानता दी गई है कि आप कोई सा भी धर्म मान सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25A के तहत आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म की अनुशंसा कर सकते हैं, स्वतंत्र है आप किसी भी धर्म को मानने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए। आर्टिकल नंबर 28A इस धारा के अनुसार राज्य विविध द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाने का प्रावधान है। अर्थात इसके अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में पाठ्यक्रम के स्थान पर धर्म संबंधी पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। आर्टिकल 28A कहता है कि आप जो है किसी भी विद्यालय विश्वविद्यालय में आप धार्मिक संबंधित शिक्षा नहीं दोगे और जो है किसी भी धर्म की आप वकालत नहीं करोगे। ये जो है आर्टिकल नंबर 28A कहता है आपका। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 28B इसके अनुसार यदि शिक्षण संस्थान किसी ट्रस्ट का है, यानी कि यहाँ ट्रस्ट के बाद ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, तो इसके प्रावधानों के अनुसार धार्मिक शिक्षा देने की बाध्यता और राज्य द्वारा संचालित की जाती है। तो ऐसी संस्था को आर्टिकल 28A के प्रावधानों की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाएगा। यानी कि यदि विद्यालय ट्रस्ट द्वारा है, यानी कोई अपनी संस्था है, कोई समुदाय की संस्था है, तो उसमें जो है जो प्रावधान 28A में है कि आप जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, तो उसका यहाँ पर अनिवार्यता से मुक्त रख दिया जाएगा, यानी आप मदरसों में जो है धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। आर्टिकल 28C राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान अपने विद्यालयों को विश्वविद्यालयों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना या किसी धर्म उपदेश में भाग लेना या सुनने की बाध्यता नहीं करेगा। यानी कोई भी राज्य से जो वित्त पोषित है, यानी पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान है या संस्था है, तो उससे जो विद्यालय हैं उसके या विश्वविद्यालय, तो वो अपने बच्चों को या अपने जो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो है किसी धार्मिक सम्मेलन, धार्मिक उपबोधन अनुष्ठान या किसी धार्मिक उपदेश को सुनने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते 28C के अनुसार। अगला आता है आपका धार्मिक कार्यों के में प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में हमें जो है अपने धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, अपने धर्म का जो है प्रसार करने के लिए जो है हमें स्वतंत्रता मिलती है। आर्टिकल नंबर 350A कहता है इसके अंतर्गत मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य द्वारा स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसके तहत भारत के प्रत्येक राज्य में अपनी भाषा को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य रूप से कर दी गई है। यानी कि आर्टिकल नंबर 350 ये कहता है कि आप बालक को वहाँ की क्षेत्रीय यानी मातृभाषा में आप जो है शिक्षा देंगे, प्राथमिकता मातृभाषा को दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 350A के अंतर्गत जो भी उसकी मातृभाषा होगी उसमें आप शिक्षा देंगे किसी बच्चे को।
इसके बाद हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, आर्टिकल नंबर 351 कहता है कि हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए या रखा गया है। हिंदी भाषा को लिंक लैंग्वेज फॉर द कंट्री भी कहते हैं, यानी कि जो पूरे देश को जोड़ती है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। आर्टिकल नंबर 351 में ये वर्णित है कि सरकार का दायित्व है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करे और हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में सहयोग करे। आर्टिकल नंबर 63, 64, 66 कहते हैं उच्च शिक्षा और अनुसंधान के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। इसमें जो है उपबंधन 63, 64 और 65 दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। 64 में क्या है, 65 में क्या है, ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। महिला शिक्षा आर्टिकल नंबर 15, इस आर्टिकल के अनुसार राज्य नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, नहीं कि कोई भी देश के अंदर कहीं भी लिंग के यानी स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इस आर्टिकल के माध्यम से आज समाज में पुरुष और स्त्री दोनों एक समान है, अतः स्त्री और पुरुष को एक समान दर्जा दिया गया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा, आर्टिकल नंबर 239 केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा का प्रावधान देता है। विदेशी शिक्षा और संस्कृति का संबंध, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है दृश्य सामग्री, आर्टिकल नंबर 29 में इसका प्रावधान है और आर्टिकल नंबर 48 में कृषि शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एक एक नंबर के। मान लीजिए कृषि संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, ये आप कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।